हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एसएससी मेंस की इस सीरीज में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्लोज टेस्ट और पैसेज। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आपका बहुत बेहतर होना चाहिए क्योंकि इस बार मेंस जो होना है उसमें कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज ज़्यादा है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए कॉम्प्रिहेंशन पर ही ये सेशन हमारा आधारित है। और पिछले सेशंस में भी आप देखेंगे तो मैंने बहुत ज़्यादा क्लोज टेस्ट आपको करवाए हैं, पैसेज भी करवाए हैं। तो इसका जो पूरा मतलब ये जो 50 क्वेश्चंस का जो सेट होता है, ये अगर आप चाहते हैं कि 50 क्वेश्चंस पूरे मिलें आपको विद पीडीएफ, तो आप जो हमारा एप्लीकेशन आशीष क्लासेस वहाँ पर जाकर आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। एसएससी मेंस के नाम से ये कोर्स उपलब्ध है। अदरवाइज़ आप ये जो सेशन है इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो यहाँ से भी आप इसे समझ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद में इस पर आते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। पहला क्लोज टेस्ट है, इक्वियानो वॉज बोर्न इन 1745 इन नाइजीरिया। आसान सी बात है, एक व्यक्ति है इक्वियानो नाम का, उसका जन्म हुआ नाइजीरिया में 1745 में। वैन ही डैश अबाउट 11, जब वो 11 वर्ष का था। तो ही की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट वाले ऑप्शन को काट दीजिए, और ही है इसलिए वर को भी काट दीजिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। तो यहाँ पे आ जाएगा वैन ही वॉज अबाउट 11 इक्वियानो वॉज किडनैप्ड, तो इसको किडनैप किया गया। एंड सोल्ड टू स्लेव ट्रेडर्स, और इसे स्लेव ट्रेडर्स मतलब गुलाम, मतलब कह सकते हो कि वो ट्रेडर्स जो कि गुलाम लोगों को मतलब खरीद कर कहीं पर सप्लाई किया करते थे, ऐसा को बेच दिया गया। ठीक है, और हेडेड डैश द वेस्ट इंडीज़, और फिर इसको ले जाया गया कहाँ पर, बेच दिया गया, और ये चला गया वेस्ट इंडीज़ उनके साथ में। तो हेड के साथ में लगता है टू, क्योंकि हेड बताता है डायरेक्शन आपको कि कहाँ किस दिशा की ओर आप जा रहे हो। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा टू। तो हेडेड टू द वेस्ट इंडीज। इससे आगे देखेंगे तो कह रहा है कि दो ही स्पेंट अ ब्रीफ डैश इन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया, यद्यपि उसने एक ब्रीफ, एक संक्षिप्त डैश इन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया स्टेट में एक संक्षिप्त क्या बिताया। तो देखिए, पीरियड का मतलब अवधि है, पीरियड बिताया मतलब कुछ समय बिताया। एरा का मतलब युग होता है, इसे आप इपोक भी कह सकते हैं, है ना, एज भी कह सकते हैं, ये सब युग के लिए आते हैं। तो युग जो होता है वैसे ही बहुत लंबे समय के लिए यूज किया जाता है, एक प्रकार का दौर होता है। तो यहाँ तो आप यूज नहीं कर पाएंगे इस युग का। ठीक है, और लाइफ है, इसका मतलब जीवन है, तो उसने संक्षिप्त जीवन बिताया ऐसा भी नहीं, अपने जीवन का थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा हिस्सा इसने बिताया, इसलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे आना चाहिए पीरियड। तो दो ही स्पेंट अ ब्रीफ पीरियड इन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया मच ऑफ इक्वियानोज टाइम, तो जो अधिकतर समय था इक्वियानो का डैश सर्विंग ऑन स्लेव शिप्स, वो बीता कहाँ पर, वो अधिकांश समय बीता स्लेव शिप्स पर, जिन जहाज़ों में गुलामों को ले जाया करता था वहाँ बीता। तो यहाँ पे देखिए, बीता है, पास्ट की बात है, पास्ट की बात है तो प्रेजेंट वाले ऑप्शन को काटना शुरू करेंगे। ये प्रेजेंट हैज़ है, ये इज प्रेजेंट है, हैज़ बीन प्रेजेंट है, अपने आप ऑप्शन क्या आ जाएगा, वॉज स्पेंट आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है मच ऑफ इक्वियानोज टाइम वॉज सर्विंग ऑन स्लेव शिप्स, तो ज़्यादातर टाइम इसका वहाँ पर काम करने में बीता। एंड ब्रिटिश नेवी वेसल्स, वेसल्स का मतलब भी शिप या बोट को बोलते हैं। ठीक है, बड़ी जहाज होती है, बड़ी बोट होती है, उसको बोलते हैं। इन इज सर्विस ऑन दीज डैश, अब जो ये इसने सेवा करी, सर्विस दी, काम किया, कहाँ पर किया, शिप में किया, शिप के लिए दे रखा है शिप्स। चूंकि ये फ्यूचर, देखिए दीज दे रखा है तो दीज के बाद में नाउन आएगी, वो कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। भाई दिस और दैट होता तो हम लगाते कैसी नाउन, सिंगुलर। दिस और दैट एक वचन के लिए आता है, लेकिन दीज और दोज किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे प्लूरल आएगा तो डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन तो कट ही जाता, बोट, टैंकर्स, क्राफ्ट्स आएंगे नहीं। तो आपको पता ही है कि हम यहाँ पे शिप्स की बात कर रहे हैं, तो इसी से यहाँ पे शिप्स आ जाएगा। तो ये तो बड़ा ही आसान सा एक क्लोज टेस्ट आपको दिया। इसके बाद में एक और क्लोज टेस्ट देखिए। ये जो क्लोज टेस्ट है इसमें कह रहा है दिस फाइंडिंग डैश, अभी थोड़ा सा ये थोड़ा मुश्किल है ना, और ये प्रेपोजिशन बेस्ड एक क्लोज टेस्ट बनाया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे, दिस फाइंडिंग जजमेंट और डिसीजन, वर्डिक्ट, इन सभी का मतलब है कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय, न्यायालय के द्वारा सुनाया गया एक निर्णय। तो ये जो फाइंडिंग है, ये जो एक निर्णय है, रूटीन डैश इटसेल्फ,
तो ये एक प्रकार से रूटीन ही है अपने आप में, ठीक है। ये एक सामान्य सी चर्चा, सामान्य सी बात ही है। तो ये जो जजमेंट है, ये जो फाइंडिंग है, वो अपने आप में, अब अपने आप के लिए एक फ्रेज होती है, अपने आप के लिए एक फ्रेज होती है, ईडियम होता है, उसको बोलते हैं बाई इटसेल्फ। इसका मतलब होता है अलोन, या बिना कोई हेल्प के। इसके दो मतलब होते हैं। बाई इटसेल्फ का एक मतलब तो होता है अलोन, और दूसरा इसका मतलब होता है अनएडेड। तो आप इसे अनएडेड भी कह सकते हैं, अलोन भी कह सकते हैं, अकेला कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फाइंडिंग है, कॉमा लगा रखा है, तो हमें कॉमा के महत्व को समझते हुए आगे बढ़ना है। जो अपने आप में एक रूटीन है, फिर से फाइंडिंग पे आ जाओ, फाइंडिंग की वर्ब इज है। ये संभवतया द ओनली सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग किसको बोलते हैं? सिल्वर लाइनिंग का मतलब आशा की किरण। ये संभवतया एकमात्र आशा की किरण है इन द जजमेंट, इस डिसीजन में। ये जो फाइंडिंग है, ये जो सामने आई है चीज़, ये जो निकल कर आई है चीज़, वो इस जजमेंट में एकमात्र आशा की किरण है। कहीं से ये मतलब एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, कहीं किसी पैसेज से उठाया गया है रैंडमली, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ऊपर वाला रेफरेंस तो दे नहीं रखा, लेकिन हम इसी जो भी दे रखा है उसी की विषय वस्तु का आधार मानते हुए इन आंसर्स तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बाई इटसेल्फ। आगे कह रहा है एज स्कॉलर्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। स्कॉलर्स का मतलब एक प्रकार से विद्यार्थी मान लीजिए, जो भी या कहें विद्वान मान लीजिए, है ना, वो अलग अलग दोनों ही हो सकते हैं। स्कॉलर का मतलब विद्वान भी हो सकता है। तो जो मतलब कहें कि जिनको पता है क्रिमिनल लॉ के बारे में, वे श्योरली अटेस्ट। अटेस्ट का मतलब होता है सत्यापित करना, किसी चीज़ को ये करार देना कि ये चीज़ ट्रू है, ठीक है। ये कहना कि कोई चीज़ सत्य है, उसको बोलते हैं अटेस्ट, और अटेस्ट के साथ में लगता है टू। तो जो स्कॉलर्स हैं क्रिमिनल लॉ के, वो निश्चित रूप से सत्यापित करेंगे इन द डेज, किन कब, इन द डेज। अब यहां पे एक फ्रेज बनती है इन द डेज टू कम, वो दिन जो आने वाले हैं, भविष्य में कह दीजिए। सीधा कहा जा सकता था इन द फ्यूचर, है ना, और सीधा कहा जा सकता है डेज टू कम। इन दोनों का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में। तो जो स्कॉलर्स हैं क्रिमिनल लॉ के, जो ऐसे कानून का अध्ययन करते हैं जो कानून डील करता है क्रिमिनल प्रोसीजर्स से, आपराधिक श्रेणी के जो भी मतलब अपराध जो होते हैं, उस जो कानून का एक सेक्शन है जो कि क्राइम से डील करता है, उसको जानने वाले जो लोग हैं वो निश्चित रूप से यहाँ पे आने वाले दिनों में अटेस्ट कर देंगे, ठीक है। इन ऑलमोस्ट एवरी अदर रिगार्ड द रूलिंग ईदर फॉल्स बैक डैश फैमिलियर मिसगिविंग्स इन इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ। अब कह रहा है, अब चूंकि ये तो ठीक है, हो ही जाएगा इसलिए, ठीक है। तो कह रहा है कि चूंकि एज, सिंस और बिकॉज, ये दोनों, ये तीनों ही चूंकि या क्योंकि का मीनिंग देते हैं। आप वो कारण बताते हैं, फिर परिणाम बताने वाला स्टेटमेंट आगे आता है, आगे क्लोज आता है। तो चूंकि जो क्रिमिनल लॉ को जानने वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बता ही देंगे, सत्यापित कर ही देंगे इस चीज़ को, मतलब ये एक अप्रूवल दे ही देंगे कि हाँ सच है। तो कह रहे हैं लगभग, इसीलिए लगभग हर एक अदर रिगार्ड में अगर बात करें, हर एक अदर संदर्भ में अगर बात करें, द रूलिंग, रूलिंग का मतलब डिसीजन, वर्डिक्ट, ईदर फॉल्स बैक, वो रूलिंग जो है वो या तो फॉल बैक के साथ लगता है ऑन, और फॉल बैक ऑन का मतलब होता है टर्न टू या फिर रिजोर्ट टू। क्या मतलब होता है? या तो कह सकते हैं टर्न टू, और या फिर क्या कह सकते हैं रिजोर्ट टू। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? आश्रय लेना। मतलब जब कुछ भी ना बचे आपके पास सहारा लेने के लिए, उस समय आपके पास जो ऑप्शन शेष है और जिस ऑप्शन पर आप आधारित हैं, जिस ऑप्शन की ओर आपका झुकाव है, उसे कहा जाता है रिजोर्ट टू, टर्न टू, फॉल बैक ऑन। ठीक है, तो ये सब कुछ फ्रेजेज आपको तब आती हैं समझ में जब या तो आपने बहुत अभ्यास किया हुआ होता है या फिर आपने कुछ टेक्स्ट पढ़े होते हैं अंग्रेजी में, तब आपको ये चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाती हैं कि यह होना चाहिए। तो चूंकि जो क्रिमिनल लॉ को जानने वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस चीज़ को अटेस्ट कर ही देंगे, इसलिए अगर हर अलग कोई संदर्भ में अगर बात करें, जो रूलिंग जो है वो या तो आधारित है या तो कहें कि वो आश्रित है फैमिलियर मिसगिविंग्स। मिसगिविंग्स का मतलब डाउट होता है, फैमिलियर का मतलब जाना पहचाना, है ना, संशय, संदेह को बोलते हैं मिसगिविंग्स। तो जो फैमिलियर डाउट्स रहते हैं इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ में, या तो वो उस पर आश्रित हैं, ठीक है, और इससे भी बदतर ये हो सकता है कि क्रिएट्स अ पाथवे, या फिर ये ऐसा होता है कि ये जो रूलिंग आई है, जो एक डिसीजन सामने आया है, ये यहाँ पे क्रिएट करता है, ये यहाँ पे एक निर्मित करता है क्या, एक रास्ता किसके लिए, तो किसके लिए के सेंस में आपको लगाना क्या पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपको बिना ऑप्शंस के ही बता दिए थे। तो यहाँ तो आपका जो आंसर था 7 में, वो तो क्या था, 7 में क्या पूछा था आपसे, डेज टू कम। तो यहाँ तो आप करिएगा टिक इसको 1 नंबर को।
सेकंड में फॉल बैक ऑन था तो ऑन लग गया। अब यहाँ पे रास्ता किसके लिए है, पाथवे किसके लिए है, तो किसके लिए पर्पज की प्रेपोजिशन होती है वो फॉर होती है, तो यहाँ पे फॉर फर्दर डैश, तो पाथवे किसके लिए, आगे के उल्लंघन के लिए, वायलेशन के लिए। वायलेशन का मतलब इन्फ्रेंचमेंट होता है, रूल्स को तोड़ना होता है। और रूल्स कौन से तोड़ने हैं, रूल्स तोड़ने हैं जो रूल्स किसके हैं, रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, एट द कॉन्स्टिट्यूशन। बाई और एट तो वैसे ही नहीं आएगा, है ना, बाई और एट तो वैसे ही नहीं आएगा। बाई तो एजेंट के लिए आता है जो काम करता है उसके लिए, एट है वो या तो प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस या प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, उस तरीके से आता है। तो वायलेशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस या वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कह रहा है कि आगे यहाँ पे एक पाथवे तैयार हो जाएगा, एक रास्ता तैयार हो जाएगा आगे के उल्लंघन के लिए। और उल्लंघन किसका, उल्लंघन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा OF, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा क्लोज टेस्ट था, लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें पता होंगी तो कर देंगे। जैसे मैं रिपीट कर दूं एक बार कि जैसे आपने कहा फाइंडिंग से स्टार्ट किया, फाइंडिंग की यहाँ पे लगाना है, तो ये जो एक फ्रेज है बाई इटसेल्फ, अपने आप से। डेज टू कम होता है, इसका मतलब आने वाले दिनों में। फॉल बैक ऑन होता है, इसका मतलब आश्रित होना। टर्न टू, रिकोर्स टू, रिजोर्ट टू, ये सब मतलब होता है। यहाँ पे पाथवे किसके लिए है तो वो, और उल्लंघन किसका है, संविधान का, तो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद में आइए एक कॉमन एरर का सेगमेंट है, 2-3 क्वेश्चन है कॉमन एरर के। तो यहाँ पूछा है आपसे 11 में, द ट्विन रिक्वायरमेंट्स। ट्विन रिक्वायरमेंट्स का मतलब दोहरी आवश्यकता। ट्विन जहाँ होता है वहाँ पे जुड़वा के लिए ट्विन यूज करते हैं, दोहरे के लिए यूज करते हैं, डबल के लिए यूज करते हैं। तो दो जो आवश्यकताएं हैं जो कि मैंडेट की गई, मैंडेट का मतलब होता है टू मेक कंपलसरी, किसी के लिए अनिवार्य बना देना। आपने सुना होगा मैंडेटरी, क्या सुना होगा, मैंडेटरी, MANDATORY, ये होता है कंपलसरी, ठीक है ना। इसी के लिए दे रखा है मैंडेट, जो कि एक वर्ब है। मैंडेटरी, मैंडेट जो है वो क्या है, वर्ब, ठीक है। और मैंडेटरी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो दोहरी आवश्यकताएं हैं जो कि जरूरी बना दी गई, ओनली फॉर दोज केसेस, केवल उन्हीं केसेस के लिए जहां पर प्रेडिकेट ऑफेंस जो है उसको देखा गया किस रूप में, मैनी सीरियस तो नहीं आएगा क्योंकि मैनी डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के बाद तो क्या चाहिए थी आपको, नाउन, लेकिन सीरियस तो खुद ही एक एडजेक्टिव है। इसलिए मैनी के स्थान पे अगर हम मोर कर दें तो ज़्यादा सही समझ में आपको आ जाएगा कि इसे अधिक गंभीर। एक बार मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं और लेटर ऑन आई विल लेट यू नो कि प्रेडिकेट ऑफेंस क्या होता है। तो दोहरी आवश्यकताएं जिनको अनिवार्य बना दिया गया केवल उनके लिए, उन केसेस के लिए जहां पर प्रेडिकेट ऑफेंस को देखा गया कहीं ज़्यादा सीरियस रूप में, ठीक है। और प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब होता है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित होता है, जो अवैध तरीके से धन को भेजने की प्रक्रिया है उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। उससे संबंधित जो है कोई केस हो और कोई अपराध हो जो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का एक छोटा भाग हो, मतलब एक बड़े स्तर के मनी लॉन्ड्रिंग है या कोई ऐसा केस है, उसका छोटा जो ऑफेंस हो, छोटा जो पार्ट हो, अंश हो, उसको प्रेडिकेट ऑफेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये एक लीगल टर्म है। अगला देखिए, तो यहां पे तो आपका आंसर आ जाएगा मोर सीरियस। 12 पूछा है, इट सेपरेटेड दोज which carried with them an imprisonment from a term no less than 3 years from other offenses. It separated those, इसने अलग कर दिया उनको, which carried with them, जिन्होंने, अब ये दोज की कहानी शुरू हो गई, इसने अलग कर दिया। सीधा सीधा सुनोगे तो यहाँ पे देखो सेपरेट किससे किया, सेपरेट कर दिया अन्य अपराधों से। ऑफेंस का मतलब क्या होता है, क्राइम को बोलते हैं, अपराध को बोलते हैं। तो इसने अलग कर दिया अन्य अपराधों से। किसको अलग कर दिया, उनको। अब उनके बारे में चर्चा है, विच कैरीड विद देम, जो अपने साथ कैरी करते थे, एन इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म। इम्प्रिजनमेंट वो अपराध जिसके अंदर कैद होती थी, जेल होती थी, और कितने समय के लिए, नो लेस देन 3 ईयर, 3 साल से कम जेल नहीं, कम से कम 3 साल की जेल होती थी ना, उसको अन्य अपराधों से अलग कर दिया। ये तो इसका ट्रांसलेशन है। प्रॉब्लम देखिए, आप थोड़ा समझ ही गए होंगे, यहाँ पे आसान सी बात है। 3 सालों की बात कर रखी है, 3 है तो यहाँ पे प्लूरल है, तो ये देखो ईयर दे रखा है, ईयर्स आना चाहिए, ठीक है। कई बार आपको लगता है, कहीं पर आपने रटा हुआ होता है, पढ़ा हुआ होता है कि जब संख्या हो उसके बाद में भी नाउन है, प्लूरल नहीं आता है। वो तब होता है जब नाउन मॉडिफायर बनता है ये,
और ये नाउन मॉडिफायर तब बनता है जब इसके बाद में एक और नाउन दे रखी होती, लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं प्रेपोजिशन दे रखा है फ्रॉम, तो नाउन तो इसके बाद में है नहीं, तो नाउन मॉडिफायर नहीं है। नाउन मॉडिफायर नहीं है तो ये सिंपल नाउन है, और नाउन का तो बहुवचन बनेगा ही ना जब मोर देन वन की बात करोगे, एक से ज़्यादा की बात करोगे। 13 में आइए। 13 में कह रहा है इन इट्स प्रीवियस वर्जन, अपने पहले वाले प्रारूप में, अपने पहले वाले वर्जन में, प्रायर टू एन अमेंडमेंट, जो कि अमेंडमेंट से पहले, इन इट्स प्रीवियस वर्जन, अपने पहले वाले वर्जन में, प्रायर टू एन अमेंडमेंट, प्रायर टू एन अमेंडमेंट का मतलब हो गया जो कि संशोधन से पहले हुआ, ठीक है। मेड इन 2018, कौन सा संशोधन, जो कि 2018 में किया गया। द लॉ क्लासिफाइड द प्रेडिकेट ऑफेंसेज, कानून ने, लॉ ने क्लासिफाई कर दिया, वर्गीकृत कर दिया प्रेडिकेट ऑफेंसेज को। प्रेडिकेट ऑफेंस क्या है मैंने बता दिया आपको, है ना। कंटेन्ड इन द शेड्यूल, जो कि जो अनुसूचियां हैं, शेड्यूल है, उसके अंदर इसका वर्णन है। तो इसको क्लासिफाई कर दिया किस में, इनटू दे रखा है 2 कैटेगरीज, 2 वर्गों में। तो इन इट प्रीवियस वर्जन, अपने पहले वर्जन में, तो अपने पहले वर्जन में इट है वो तो अगर लगाओगे तो या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अगर होता तो क्रिया से बाद में आता, ठीक है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, और अगर ये सब्जेक्ट है तो बाद में इसके वर्ब होनी चाहिए थी, लेकिन आप देख रहे हो कि इट के बाद में यहाँ पे वर्जन तो नाउन बन रहा है और प्रीवियस है ये एडजेक्टिव बन रहा है। इसका मतलब आपको कुछ ऐसा रूप लगाना है इट का जो अपने बाद में नाउन ले सकता है, तो वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे आप कर देंगे इट्स, तो पजेसिव एडजेक्टिव होगा तो ये इसका नाउन हो गया, और इस नाउन का मॉडिफायर ये हो गया, ठीक है। तो इन इट्स प्रीवियस वर्जन, अपने पहले प्रारूप में, अपने पहले वर्जन में, वर्जन का मतलब पता ही होगा आपको, एक प्रकार का एक कह सकते हो फॉर्मेट कह सकते हो, अपने पहले फॉर्मेट में, प्रायर टू, प्रायर के साथ टू लगता है, जो कि अमेंडमेंट से पहले का प्रारूप है। अमेंडमेंट जो कि किया गया 2018 में। कानून जो है, लॉ जो है, उसने क्लासीफाई कर दिया था इस ऑफेंस को 2 कैटेगरीज में, और इसका वर्णन कहाँ पे है, अनुसूची में शामिल है ये, ठीक है। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन और इसका मतलब और इसका आंसर। अब यहाँ पे आपके सामने एक पैसेज है, और पैसेज करने के लिए मैंने पहले भी कहा है कि सबसे बढ़िया काम ये होता है कि आपको एक तो ये पता रहना चाहिए, प्रैक्टिस से ही आती है सब बातें, कि आप जब पैसेज सॉल्व करते हैं तो एक तो ये ध्यान होना चाहिए कि पैसेज में आपको लाइन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरली ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। जनरली आपको लाइन से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको प्रश्न पढ़कर ही अप्रोच करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रांसलेट करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ एग्जैक्ट चीज़ों को समझने से कुछ मिलने वाला नहीं है, हमें तो बस हमारा काम निकालना है। तो इसलिए आप पहला प्रश्न पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है पैसेज का कि व्हाट डज द ऑथर मीन बाय अपॉलिंगली, ऑथर का मतलब क्या है अपॉलिंगली से, ऑथर जो है उसका क्या मतलब है अपॉलिंगली से। तो यहां पे आप आइए पैसेज में और देखिए अपॉलिंगली वर्ड कहां है, देखते हैं फिर। द वर्ड इज वेरी फुल, दुनिया जो है बहुत ही ज्यादा भरी हुई है, किससे, लोगों से। और कह रहा है अपॉलिंगली फुल, अपॉलिंग वैसे तो होता है भयभीत करने वाला, डराने वाला, और वास्तव में बहुत ज्यादा भरी हुई है, ये जोर दे रहा है इस बात पर। तो दुनिया है भरी हुई है लोगों से, और काफी ज्यादा भरी हुई है। इट हैज नेवर बीन सो फुल बिफोर, इतनी भरी हुई तो पहले कभी नहीं थी। एंड दे आर ऑल टम्बलिंग ओवर रीच अदर, इसका मतलब वो लोग जो हैं एक दूसरे पर गिर रहे हैं। टंबल का लुढ़कना होता है। ओवर रीच का मतलब वैसे तो होता है कि अपने जो सामर्थ्य है, अपनी जो एबिलिटी है, उससे कहीं ज्यादा कुछ करना, उसको ओवर रीच बोलते हैं। यहां इसका मतलब ये निकालो, एक के ऊपर एक गिर रहे हैं, चाहे प्रतिस्पर्धा मान लो या कुछ भी मान लो उस कंडीशन में, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर क्या आना चाहिए अपॉलिंगली का। पहला दे रखा है ही इज मेकिंग एन अपील टू द लीडर्स ऑफ द मासेज, क्या ऐसा है क्या कि जनसमूह के नेताओं से अपील कर रहा है लेखक। या फिर ये है कि डिसकंसर्टिंगली लार्ज नंबर्स की फुल, अपॉलिंगली फुल का मतलब वहां पे था कि बेचैन है लेखक ये जानकर कि दुनिया आज काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है। डिसकंसर्टिंगली का मतलब है रेस्टलेस तरीके से, और लार्ज नंबर्स का मतलब बहुत बड़ी संख्या में। वेरी इंटरेस्टिंग, क्या अपॉलिंगली का मतलब ये है कि बहुत ही रोचक चीज़ है ये कि भरी हुई है दुनिया। या अनप्रेडिक्टेबली, या फिर इसका मतलब ये है कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती उस चीज़ की, या अनएक्सपेक्टेड तरीके से। तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है ये कह रहा था। और आगे ये भी कहा ना कि दुनिया आज से पहले इतनी भरी हुई कभी नहीं थी। तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। 15 नंबर में क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू द राइटर नाजी सॉल्यूशन इज,
राइटर के अनुसार नाजी सॉल्यूशन क्या है, तो नाजी सॉल्यूशन जहां आएगा वहां रुक जाएंगे। कह रहा है मोस्ट ऑफ दीज पीपल वन डजंट नो एंड सम ऑफ देम वन डजंट लाइक। तो कह रहा है कि जो अधिकांश ये लोग हैं ना, इनमें से कोई व्यक्ति जो है अधिकांश लोगों को जानता नहीं है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई व्यक्ति पसंद भी नहीं करता है। वेल व्हाट इज वन टू डू, तो फिर व्यक्ति करे क्या। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको जानता ही नहीं है व्यक्ति, और कुछ ऐसे भी जिनको पसंद भी नहीं करता है व्यक्ति, तो इसका करे क्या। तो दो सॉल्यूशन बताए हैं इसने, देयर आर टू सॉल्यूशंस। एक तो ये है कि नाजी सॉल्यूशन अपनाओ। नाजी सॉल्यूशन में क्या होता है, इफ यू डोंट लाइक पीपल, यदि आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं तो उनको मार डालो, उनको बैनिश कर दो। बैनिश का मतलब देश से निकाल दो, बाहर निकाल दो समुदाय से। एंड सेग्रेगेट देम, सेग्रेगेट का मतलब होता है सेपरेट करना, और उनको अलग कर दो अपने से, ठीक है। आगे दे रखा है द अदर वे, और दूसरा तरीका जो है वो लेस थ्रिलिंग है, वो इससे कम थ्रिलिंग है। थ्रिलिंग वैसे तो रोमांचकारी होता है, ठीक है, तो यहां कह रहा है कि दूसरा तरीका है वो इससे कम थ्रिलिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे नाजी सॉल्यूशन पे आप आइए। नाजी सॉल्यूशन में क्या है, ये थ्रिलिंग हो गया भाई, वहां कहा ना दूसरा तरीका है वो कम थ्रिलिंग है, इसका मतलब ये थ्रिलिंग है, तो आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, अ थ्रिलिंग सोल्यूशन, ठीक है। द इजिएस्ट सोल्यूशन तो नहीं है, आसान तरीका तो नहीं बताया। फिर कह रहा है कि एकमात्र आकर्षक तरीका है, अपीलिंग का मतलब अट्रैक्टिव होता है, ये भी नहीं है। हिटलर से संबंधित हालांकि नाजी है, लेकिन इस पैसेज में हिटलर की बात हमने नहीं की, इसलिए ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थ्रिलिंग सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, द ऑथर थिंक्स दैट, ऑथर का मानना है कि, ऑथर सोच रहा है कि दैट द सोल्यूशन अदर देन द नाजी वन इज मच लेस थ्रिलिंग बिकॉज इट इज। तो कह रहा है कि ऑथर को लगता है कि जो सोल्यूशन है, जो हल है, किसकी अलावा, नाजी सोल्यूशन के अलावा, वो कम थ्रिलिंग है। क्यों कम थ्रिलिंग लग रहा है इसको, तो आइए उससे आगे। कम थ्रिलिंग इसलिए लग रहा है कि, लेकिन कह रहा है कि ये लेस थ्रिलिंग है, हालांकि ये पूरी तरीके से डेमोक्रेसीज पे आधारित है, एंड आई प्रेफर इट, और मैं इसे पसंद करता हूं, ठीक है। तो क्या बात करिए अगले सॉल्यूशन के बारे में, कि डल है इसलिए कम थ्रिलिंग है, बेस्ड ऑन टॉलरेंस या फिर सहिष्णुता के आधार पे है, सहनशील ज्यादा करने, सहनशीलता होनी चाहिए, या फिर कहें कि प्रेम पर आधारित नहीं है, या फिर किलिंग पर आधारित। अब किलिंग पर आधारित तो नाजी सॉल्यूशन था, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। और ये लव पर आधारित ऐसा दे नहीं रखा, डेमोक्रेसी वाला दे रखा है इसमें, तो इससे बढ़िया तो यहाँ पे ऑप्शन ये आ जाएगा ना, कि वहां तो आप मार सकते हो, अपने समुदाय से बाहर निकाल सकते हो, है ना, दूर कर दो अपने आप से। दूसरा क्या है कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र में सभी को जीने का अधिकार है, तो इसका मतलब यहाँ पे सहनशीलता होनी चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है ऑथर प्रेफर्स द सेकेंड सोल्यूशन। अब ऑथर को दूसरा सोल्यूशन क्यों प्रेफर कर रहा है, ऑथर को दूसरा ही सोल्यूशन क्यों पसंद आया है। क्यों पसंद आया, कि ही लाइक्स इट, वो इसे पसंद करता है इसलिए। ही इज नॉट अ नाजी, वो नाजी नहीं है इसलिए, या फिर वो डेमोक्रेटिक वे है सॉल्यूशन का इसलिए, या देयर इज नो अदर वे, या कोई तरीका नहीं है। तो क्या आया था वहां पे, डेमोक्रेसी वाला आया था, तो डेमोक्रेटिक वे कर दीजिए। और एक पूछा है कि सेग्रेगेट का मतलब क्या है, तो सेग्रेगेट का मतलब एमलगेमेट तो मिलावट करना होता है, मिक्स करना होता है। कलेक्ट का इकट्ठा करना है, गैदर का भी एकत्रित करना है, तो क्या आ जाएगा, सेपरेट करना आपका आंसर आ जाएगा।